हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जिन भी कैंडिडेट का आरआरबी पीयू का एग्ज़ाम हो चुका है 1 तारीख को, तो मे भी उनको भी मेंस के लिए जाना चाहिए और साथ में अपनी जो प्रिपरेशन है IBPS आरआरबी क्लरिकल की वो करनी चाहिए। इन दोनों को किस तरह से कंबाइन करना है वो भी बात करेंगे अपनी। और जिनका एग्ज़ाम अभी है 7 तारीख को पीयू का, तो उनको क्या करना चाहिए, सभी के लिए स्ट्रेटेजी है इसमें। और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को कहीं पे नहीं मिलेगी, इस तरह की स्ट्रेटेजी और ये टिप्स जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अभी आपने अगर आरआरबी पीयू का एग्ज़ाम जिन्होंने दे लिया है, तो उनको उन स्टूडेंट्स को तो पता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है और किस तरह से अटैम्प्ट करना होता है, और टाइम का मैनेजमेंट जो आरआरबी के अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आरआरबी पीयू में किसी के अगर ज़्यादा टाइम देने की वजह से पजल को ज़्यादा टाइम दिया तो मैथ्स में टाइम नहीं बच पाया, अगर किसी ने डीआई पे ज़्यादा टाइम लगा दिया तो उसको रीजनिंग में टाइम नहीं बच पाया। तो टाइम का मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरआरबी के एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड टाइम होता है, सेक्शनल टाइम नहीं होता। बाकी एग्जाम में सेक्शनल 20-20 मिनट होती हैं, जैसे 20 मिनट हुए आपका नेक्स्ट जो वो सेक्शन आ जाएगा। पर आरआरबी के एग्जाम के अंदर 45 मिनट का टाइम होता है, उसमें कोई भी सेक्शनल नहीं है, खुद मैनेज करना होता है कि कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को मेरे को देना है। और इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा उसको जो टाइम मैनेजमेंट जानता है, जिसने टाइम मैनेजमेंट सीखा है, जो टाइम मैनेजमेंट पे चलता है, उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और जो टाइम की वैल्यू नहीं समझता, टाइम मैनेजमेंट नहीं अच्छे से कर रहा, उसको डेफिनेटली नुकसान होने वाला है, क्योंकि एक टाइम अगर किसी ज़्यादा पे दे दिया तो दूसरा सब्जेक्ट उसका रह जाएगा। तो ये चीज़ आप सबसे पहले देखें कि टाइम मैनेजमेंट मेरे को किस तरह से करना है। अभी मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा जिनका भी 7 को पीओ का एग्जाम है, 8 को क्लरिकल का एग्जाम है, आप लोग मेंस की प्रिपरेशन एक बार स्किप करें, क्योंकि जीए वगैरह एक बार अगर आप लोग स्किप कर दोगे, 2 या 3 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 8 के बाद में लग जाना जीए पे, मेंस की तैयारी पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार आप लोग मेंस की तैयारी को स्किप करो। क्यों स्किप करना है? क्योंकि प्रीलिम्स का अगर आपका कोई टॉपिक वीक रह रहा है, आप मॉक टेस्ट लगाइए, आपको पता लग जाएगा। आरआरबी पीयू वाला मेमोरी बेस्ड लगाइए, आपको पता लग जाएगा क्या कुछ चीज़ें मेरी वीक रह रही है। अगर वो चीज़ें आप लोगों ने अभी स्ट्रॉन्ग बना ली इन 2 या 3 दिनों में, और एग्जाम के अंदर वही चीज़ें आ गई और आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन 2-2 एग्जाम दे पाओगे। और अभी अगर आप लोग मेंस कर रहे हो और प्रीलिम्स वाली जो चीज़ें आपकी वीक है वो आप लोग छोड़ रहे हो, तो आप लोगों की क्लरिकल वाली अपॉर्चुनिटी जो वो निकल जाएगी, क्योंकि इसमें आप लोगों को 75+ अटैम्प्ट करने ही करने होंगे, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि अभी आप लोग प्रीलिम्स पे फोकस करो। और जिनका 14 को एग्जाम है उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रीलिम्स के 3 मॉक टेस्ट डेली लगाओ, और साथ में आप लोग जो मेंस का जीके आप लोगों का वो चला के रखो। बाकी मेंस का कुछ नहीं करना, सिर्फ जीके का सेक्शन जो है उसको आप लोग पढ़ सकते हो। और साथ में आप लोगों को जो 3 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के, IBPS आरआरबी क्लरिकल प्रीलिम्स के 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनका फुली एनालिसिस करना है। और जो टॉपिक आप लोगों के वीक रह रहे हैं, जो सेक्शन आपका वीक है, उस पर काम कीजिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकलता है तभी मेंस की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब प्रीलिम्स में अपने स्कोर नहीं आ रहे, वहाँ पे अपने रॉन्ग हो रहे हैं, वहाँ पे अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अपने टॉपिक वीक है, उनको अपने छोड़ रहे हैं और मेंस के लिए तरफ जा रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है कोई भी। क्योंकि जब 2-2 अपॉर्चुनिटीज़ होगी, क्लरिकल का भी मेंस होगा, पीयू का भी मेंस होगा, तो 2-2 अपॉर्चुनिटी एक साथ होगी, तो डेफिनेटली यार मज़ा भी आएगा एग्जाम देने में। और डेफिनेट बात है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एक जॉब तो मिलेगी मिलेगी 100%। तो आप लोग ये बात ध्यान रखें कि पहले प्रीलिम्स जरूरी है, उसके बाद मेंस जरूरी है। तो 14 का जिनको एग्जाम है तो वो अपना करंट अफेयर साथ साथ लेके चलें, और बाकी के जो कैंडिडेट्स है वो एक बार अपना करंट अफेयर स्किप करके पूरा का पूरा प्री पे फोकस करें। और जो मेमोरी बेस्ड है IBPS आरआरबी पीयू वाला पेपर है, वो जरूर बना के जाएं। जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं अर्थमेटिक के, डीआई के, नंबर सीरीज के, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं वो क्वेश्चन जरूर बनाएं, क्योंकि टाइप जो एग्जाम का होता है, एग्जामिनर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपने बना लिए तो आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो पता चल जाएगा कि एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट ईयर का जो मेमोरी वेस्ट है वो भी लगा लिया आपका। तो आप लोगों की ये सारी चीज़ें हॉलीवुड पे फ्री मिल रही है, और भी बहुत सारी ग्रेड पे आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, गाइडली पे फ्री आपको मेमोरी बेस्ट मिल रहे हैं, तो सभी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर लेना। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए है। अब 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनका फुल एनालिसिस करना है। और इसके अलावा आपके जो भी टॉपिक रह रहे हैं जिसमें आप लोगों का कोई भी, जैसे टाइम एंड वर्क का टॉपिक है या मेंसुरेशन का टॉपिक आप लोग छोड़ रहे हो, तो उसको आप लोग कवर करें, क्योंकि क्लरिकल में 75+ स्टैंड करने ही करने पड़ेंगे। क्योंकि कट ऑफ लास्ट ईयर हमने देखा कि 78-79 तक कट ऑफ जा रही है, 80 से 0.25 कम कट ऑफ जा रही है। तो डेफिनेट सी बात है कि अपने को अटैम्प्ट तो अच्छे करने ही करने होंगे, और वो भी एक्यूरेसी के साथ करने होंगे। तो इसलिए कोई भी टॉपिक स्किप ना करें। अब जिनका 14 को एग्जाम है तो उनका अगर कोई टॉपिक वीक है, थोड़ा बहुत मेंसुरेशन अगर आप किसी ने छोड़ रखा है, प्रोबेबिलिटी किसी ने छोड़ रखा है, तो टॉपिक अपना थोड़ा सा उसका बेस क्लियर करें। क्योंकि अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे टॉपिक के, और एवरेज भी अगर आप उस टॉपिक में हो, आपको हाई लेवल उस टॉपिक का नहीं आता, एवरेज भी हो, तो आप क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर निकाल के ले जाओगे। और डेफिनेट सी बात है कि 10 से 12 क्वेश्चन क्लरिकल के अंदर अर्थमेटिक से आने ही आनी है। अब बाकी का सेक्शन तो मुझे पता है आप रीजनिंग में 40 में से 40 कर दोगे,
DI आप लोग कर दोगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप लोग कर दोगे, सिंप्लीफिकेशन कर दोगे, नंबर सीरीज कर दोगे, पर अर्थमेटिक के जो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और वही सिलेक्शन आप लोगों का डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन किसी ने बना लिए 10 से 12 और 80 में से 80 अटैम्प्ट कर दिए या 75 प्लस अटैम्प्ट कर दिए 100% एक्यूरेसी के साथ, तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन IBPS RRB क्लरिकल में हो जाएगा। तो आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप लोगों को क्या कुछ वीक है वो आप लोग खुद एनालिसिस कीजिए और उस पर अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अब मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, देखिए मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट का लेवल अलग होता है, उसकी रैंक अलग होती है, उसका परसेंटाइल अलग होता है, उसकी एक्यूरेसी आप लोगों की अलग होती है, तो नंबर मैटर नहीं करते। अगर आपके 60 यानी 60 से ऊपर नंबर किसी भी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, आपका परसेंटाइल अच्छा है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपकी उसमें जितने भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए उनमें रैंक्स अच्छी है, तो डेफिनेट सी बात है कि मार्क्स वहाँ पे मैटर नहीं करते, आपकी तैयारी अच्छी है। और मॉक टेस्ट और रियल एग्ज़ाम आपने IBPS RRB PO दिया, आपको पता लग ही चुका होगा कि डिफरेंस क्या होता है इनके अंदर। वहाँ पे चीज़ें ईजी होती है, पर वहाँ पे प्रेशर जो एग्ज़ाम का होता है उस वजह से अपने चीज़ों को कर नहीं पाते। मॉक टेस्ट में अपने पास अगर हार्ड चीज़ें भी आती है, हार्ड मॉक टेस्ट भी आता है, तो वो भी अपने उसमें 80 में से 80 लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो अपने घर पे कर रहे हैं और रिलैक्स होके कर रहे हैं। पर एग्ज़ाम के अंदर अगर उससे भी 2 गुना कम लेवल का मॉक टेस्ट अपने को मिल जाए, वो भी उसमें भी अपने कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है और उस वजह से एग्ज़ाम जो है अपना कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। यानी एग्ज़ाम के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें अपने को संभलना होता है, खुद को संभालना होता है, और वहीं पे वो एग्ज़ाम अपना जो वो ख़राब हो जाता है। और अगर एक बार अपना एग्ज़ाम हाथ से निकल गया, आपको पता है 45 मिनट है, और उसमें भी एक बार अगर एग्ज़ाम निकल गया तो फिर तो कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अपने टाइम मैनेजमेंट को आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, और टाइम मैनेजमेंट ये करिए कि मॉक टेस्ट में आप लोग ये देखिए कि मेरे को पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, कितने मिनट उसको देने हैं, बाद में कौन सा सब्जेक्ट करना है, कितने मिनट उसको देनी है, वो वाली स्ट्रेटेजी आप लोग लेके जाइए एग्जाम के अंदर। डेफिनेट सी बात है आपके अटैम्प्ट अच्छे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए ओनली बोर्ड बेस्ट रहेगा और साथ में ग्रेड अप बेस्ट रहेगा। इन दोनों मॉक टेस्ट से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं, तो आप लोग अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। कोड अपना यूज़ करके आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें परचेज कर सकते हो। और मेंस के लिए मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए ओनली बोर्ड के बेस्ट रहेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम 8 तारीख को है वो प्री भी एक बार फोकस कर लें अपना पूरा का पूरा कंप्लीटली, जो भी टॉपिक वीक है उन पर ध्यान दें। और अभी रेस्ट करने का ये वो टाइम नहीं है, आप लोग 10 से 12 घंटा कंटिन्यू स्टडी करें अपनी, जिनका 8 तारीख को एग्ज़ाम है। क्योंकि अगर अभी ये मौका निकल गया तो आगे में भी कुछ भी हो सकता है, नारी CAT वगैरह नेक्स्ट ईयर कुछ भी हो। तो अभी आप लोगों के पास मौका है RRB क्लरिकल का, तो इसको कहीं ना कहीं आप लोग करेक्ट करो और अच्छी प्रिपरेशन करो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्ज़ाम 7 तारीख को है, 8 तारीख को है, और अपने आने वाले टाइम और भी वीडियोज़ लेके आएंगे एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो यार। अब आपके डाउट जो भी आप खुद पूछते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि यार हमारे माइनर से डाउट है, क्या इनको पूछना है। पर एग्ज़ाम जब आपका होता है वहाँ पे, उसके बाद आपके जो डाउट क्रिएट होते हैं, तो आप सोचते हो मे भी अगर सर से पहले ही क्लियर कर लिए होते ये डाउट कि एग्ज़ाम में क्या कुछ कैसे करना है, तो ये दिक्कत नहीं आती है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर आपके कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं तो और भी बहुत सारे हमारे जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है, जो भी कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट है, किसी न किसी तरह से आप लोगों को उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन जरूर मिलेगा आपके डाउट का। तो आप लोग टेलीग्राम पे भी आके अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।